Hello students, I welcome you all to the online class of CATZ. Today we are studying electrochemistry and it is lecture number 8. बच्चों, लास्ट क्लास में हमने ये बात किया था कि अगर हमें अलग अलग इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड के एनोड पर होने वाले एनोड पर जो इलेक्ट्रोड है वो और कैथोड के एनोड और कैथोड के अगर इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर स्पेसिफिकली रिडक्शन पोटेंशियल हमें पता चल जाए तो हम सेल का पोटेंशियल निकाल सकते हैं एट स्टैंडर्ड कंडीशन। हमने कल एक फॉर्मूला डिराइव किया था, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और आरपी के टर्म में हमने लिखा था, ये रिडक्शन पोटेंशियल लिख देंगे। तो एनोड कैथोड का अगर पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल पता होगा तो हम ई नॉट सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी से मिलता जुलता एक और फॉर्मूला था जो था ई नॉट कैथोड का आरपी, एक सी मतलब कैथोड, और प्लस ई नॉट एनोड का ओपी। यानी कि बेसिकली इस आरपी को अगर आप ओपी बनाना चाहेंगे तो ये जो माइनस है ये साइन चेंज होकर के प्लस बन जाएगा। यहां तक कल हमने पढ़ा था और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। चलो आज के क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ सेल represented by the reaction, एक रिएक्शन से रिप्रेजेंट किया हुआ है सेल, और वो रिएक्शन है कॉपर सॉलिड प्लस 2H प्लस एक्वस से बन गया कॉपर प्लस 2 एक्वस प्लस H2 गैस। ऐसा एक रिएक्शन से सेल को रिप्रेजेंट किया हुआ है एट स्टैंडर्ड स्टेट पर ही आपको कैलकुलेट करना है, यानी स्टैंडर्ड पोटेंशियल ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है आपको। गिवन क्या क्या दिया हुआ है, ई नॉट Cu प्लस 2 एक्वस से Cu सॉलिड, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.34 वोल्ट। ये क्वेश्चन बच्चों हम तुम्हें नहीं बताएंगे, जल्दी से तुम इसको सॉल्व करोगे एक बार, जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए हुए। टोटल टाइम तुम्हें हम दे रहे हैं 30 सेकंड का, तो हम 30 सेकंड एकदम साइलेंट रहेंगे, तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलो टाइम आउट हो गया। कई बच्चे आंसर ले आए होंगे, क्या आंसर बताओ। चलो पहले आंसर बता देते हैं और फिर हम सॉल्व करेंगे कैसे आया। तो पहले आंसर बता देते हैं। आंसर है ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट। कैसे ये आंसर आया उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आपको पता है कि ई नॉट सेल आप क्या लिखोगे बताओ, इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और आरपी लिखना है इन सब जगह का। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल और एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखना है आपको। कैथोड पर कौन सा इलेक्ट्रोड है देखो जल्दी से ध्यान से। कैसे देखोगे, ये रिएक्शन तुम्हारे पास है, देखो जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वो इलेक्ट्रोड कैथोड पर होगा। रिडक्शन किसका हो रहा है, H प्लस का रिडक्शन हो रहा है। देखो H प्लस कन्वर्ट हो रहा है H2 गैस में, स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन कितना है बताओ, 0 वोल्ट है। कोई दिक्कत, हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड कंडीशन पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 0 वोल्ट माइनस। अब बताते हैं एनोड पर कौन है। एनोड पर है तुम्हारा कॉपर। देखो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है कॉपर का ऑक्सीडेशन। कॉपर से बन रहा है कॉपर प्लस 2 ऑक्सीडेशन हुआ, H प्लस से बना H2 रिडक्शन हुआ। कैसे रिडक्शन, यहां पर चार्ज प्लस था, यहां पर चार्ज 0 हो गया। यहां पर चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया, तो ऑक्सीडेशन हो गया कॉपर का।
कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल देखो, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट। अच्छा, आंसर -0.34 वोल्ट आया, तो हम आंसर को करेक्ट करते हैं। आंसर है -0.34 वोल्ट। तो हम उम्मीद करते हैं कि बच्चों इस यहां तक तुम इंस्टेंटली पहुंच गए होगे, 30 सेकंड क्या, तुम्हें 15 सेकंड भी नहीं लगे होंगे शायद। वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि देखो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तुम्हें हमेशा पता होता है। इस क्वेश्चन में एक परेशानी जो कुछ बच्चे फेस किए होंगे सॉल्व करते समय, कि रिएक्शन देकर के वो शायद हल्का सा शुरुआत में उनको टाइम लगा होगा ये समझने में कि एनोड पर क्या है, कैथोड पर क्या है। हम लोग अभी तक हैबिचुएट किससे हुए हैं? हम लोग हैबिचुएट हो गए हैं कि हमें दिया रहता है सेल का रिप्रेजेंटेशन, वहां से फाइनल रिएक्शन हम लोग लिखते थे, याद आ रहा है तुम्हें? चलो एक काम करते हैं, अगर तुम्हें रिएक्शन दिया हुआ है तो क्या तुम यहां से डायरेक्टली रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हो सेल का, कैसे रिप्रेजेंट होगा? चलो रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये कला की क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इस सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किया जाए रिप्रेजेंट। पहले रिप्रेजेंट करते हैं एनोड को। एनोड पर क्या है? कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर सॉलिड से बन रहा है, कॉपर +2 एक्वस, सॉल्ट ब्रिज लगा दिए। उसके बाद बताओ क्या है कैथोड पर? कौन क्या है? कैथोड पर H+ से बन रहा है H2, रिडक्शन जिसका हो रहा है। चलो कैथोड पर लिख दिए H+ एक्वस से बन गया H2 गैस। ये रिप्रेजेंट हो गया सेल, देखो बहुत आसानी से। कॉपर एनोड पर है और हाइड्रोजन है कैथोड पर। अब यहां पर 2H+ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सेल को रिप्रेजेंट करते समय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लिखा जाता है। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सिर्फ रिएक्शन लिखना है तब तुम्हें लिखना है। पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते समय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लिखा जाता है। सेल को रिप्रेजेंट करते समय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लिखा जाता है। यहां पर एक और काम अपने मन से कर सकते हो कि अगर तुम्हें पता है कि हाइड्रोजन जो है एक्वस सॉल्यूशन में एक कंटेनर होगा जिसके अंदर HCl लिए होंगे तो H+ आया होगा। ये तो हाइड्रोजन गैस है, तो जो कैथोड है वो बनेगा कैसे? कैथोड पर एक रॉड तो होना चाहिए ना, तो वो रॉड कहां से आएगा? तो तुम्हें प्लैटिनम का रॉड लेना पड़ेगा, तो प्लैटिनम सॉलिड बगल में लिख सकते हो। लेकिन ये नहीं भी लिखोगे तो चल सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में यहां पर मेंशन नहीं है कि प्लैटिनम कहीं पर लिया गया है या नहीं लिया गया है। हो सकता है किसी ने टाइटेनियम ले लिया हो। कहने करते कि प्लैटिनम के जगह पर कोई भी दूसरा मेटल लिया जा सकता है जो खुद रिएक्शन ना करे और हाइड्रोजन गैस को अपने सरफेस पर एड्सॉर्ब करा करके रखे। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करके बहुत आसानी से बिना कई सारे इक्वेशंस लिखे हुए हम लोग तुरंत E0 सेल कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। चलो एक क्वेश्चन लिखोगे, कैलकुलेट E0 Cu+2 Cu+ E0 Cu+ से Cu बन रहा है। कैलकुलेट E0 Cu+ से Cu, ये आपको कैलकुलेट करना है। गिवन क्या क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है E0 Cu+2 से बन रहा है Cu और इसका वैल्यू है 0.337 वोल्ट। ठीक है, और दूसरा है Cu+2 से Cu एंड E0 Cu+2 से Cu+ इज इक्वल टू 0.153 वोल्ट, 0.153 वोल्ट। चलो यहीं पे पॉइंट लिख देते हैं 0.153 वोल्ट। ठीक है, तो ये दो वैल्यू दिया हुआ है। ये बेसिकली तुम्हारे पास क्या है इस क्वेश्चन में? देखो पहले हम तुम्हें क्वेश्चन समझा दें और फिर तुम सॉल्व करने की कोशिश करना। क्वेश्चन में क्या है? तुम्हें दो रिएक्शन दिया हुआ है जिसका पोटेंशियल तुम्हें पता है। कौन कौन से दो रिएक्शन? तो एक रिएक्शन है
कॉपर +2 और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे तो बन जाएगा कॉपर। देखो पहला रिएक्शन को, पहला सिंबल को रिएक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। कॉपर +2 में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो बन गया कॉपर, और इस रिएक्शन का E01 बोल देते हैं हम लोग। और ये दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है 0.337 वोल्ट। और एक दूसरा रिएक्शन है, ये वाला रिएक्शन देखो कौन सा, कि कॉपर +2 + 1 इलेक्ट्रॉन, और ये बन गया कॉपर +1, और यहां से E02 दिया हुआ है = 0.153 वोल्ट। और एक तीसरा रिएक्शन है, तीसरा रिएक्शन कौन सा है, तीसरा रिएक्शन है कॉपर +1 + 1 इलेक्ट्रॉन, और यहां से बन जा रहा है कॉपर। ये देखो कॉपर प्लस से कॉपर बन जा रहा है, तो यहां इसका E03 यही तुम्हें कैलकुलेट करना है। लैंग्वेज के फॉर्म में ये क्वेश्चन है, एक बार तुम लोग ट्राई करो, हम उम्मीद करते हैं कि तुम गलत करोगे और फिर हम तुम्हें सही बात बताएंगे कैसे सॉल्व किया जाएगा। लेकिन एक बार ट्राई करोगे तो सीखने में बहुत मदद मिलेगा तुम्हें। ट्राई करो एक बार जल्दी से। चलो ट्राई कर लिया होगा अब तुम लोग। देखो अभी तक हम लोग पढ़े हैं कि अगर 2 रिएक्शन का पोटेंशियल मालूम है, याद आ रहा है, एनोड का पोटेंशियल हमें मालूम होता था, कैथोड वाले रिएक्शन का पोटेंशियल मालूम होता था, उसको जोड़ करके नेट सेल रिएक्शन लिखते थे, याद आ रहा है। तो जो नेट सेल रिएक्शन होता था हम लोग क्या करते थे, E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड, कैथोड का जो कैथोड पे रिडक्शन होता था तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल प्लस E0 एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता था तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और इसको हम लोग E0 एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल और माइनस भी लगा सकते हैं, वैसे ही बोल सकते हैं। तो हमें पता है कि कैथोड पर रिडक्शन होता था तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता था तो एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दोनों को जोड़ देते थे तो सेल का नेट पोटेंशियल निकल जाता था, क्योंकि एनोड कैथोड का रिएक्शन जोड़ करके सेल का रिएक्शन बनता था। क्या यहां पर भी वैसा कर सकते हैं क्या, कि अगर मान लो ये रिएक्शन 1 है और ये रिएक्शन 2 है, कोई दिक्कत? क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि किसी भी तरीके से क्या 1 2 को जोड़ घटा करके थर्ड रिएक्शन आ सकता है क्या? तो आ तो सकता है। चलो देखते हैं क्या इक्वेशन बनेगा कि 1 और 2, ये है 1 तुम्हारा और ये है 2। 1 और 2 से थर्ड तक कैसे पहुंचेंगे, इसका दिमाग लगाया जाए। देखो तो देखो रिएक्शन 1 रिएक्शन 2, थर्ड इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू, थर्ड में देखो हमने तुम्हें थर्मोडायनेमिक्स में हेस लॉ पढ़ाते समय बताया है कि 2 रिएक्शन से तीसरे तक कैसे पहुंचते हैं। तो देखो तीसरा रिएक्शन में कॉपर है राइट साइड में, तो इस दोनों में किसमें कॉपर है राइट साइड में, पहले रिएक्शन में कॉपर राइट साइड में है तो पहला रिएक्शन जुड़ जाएगा। फिर देखो तीसरे रिएक्शन जो है, तीसरे रिएक्शन में कॉपर प्लस है लेफ्ट साइड में, इस दोनों रिएक्शन में किसमें कॉपर प्लस का यूज हुआ है, तो दूसरे में कॉपर प्लस का यूज हुआ है लेकिन कॉपर प्लस राइट साइड में है। तीसरे में हमें चाहिए कॉपर प्लस लेफ्ट में, तो दूसरा रिएक्शन को उल्टा दोगे तो कॉपर प्लस लेफ्ट में आ जाएगा, यानी कि माइनस ऑफ रिएक्शन 2। अब देखो रिएक्शन 1 माइनस 2, रिएक्शन 1 माइनस 2 का मतलब है रिएक्शन 1 और 2 को उल्टा करके लिख दो, 2 को पहले उल्टा के लिखो और फिर जोड़ दो तो देखो तीसरा रिएक्शन बन जाएगा। ट्राई करो एक बार जल्दी से। रिएक्शन 1 में रिएक्शन 2 को उल्टा के जोड़ देना है तो देखना रिएक्शन 3 मिल जाएगा। ये हम चेक नहीं कर रहे हैं, तुम्हें चेक करना है। कोई दिक्कत? अब बताओ, हमें एक रिलेशन तो मिल गया है कि रिएक्शन 3 इज इक्वल टू रिएक्शन 1 माइनस रिएक्शन 2। क्या ऐसा बोल सकते हैं कि थर्ड रिएक्शन का जो पोटेंशियल है फर्स्ट का पोटेंशियल माइनस सेकंड का पोटेंशियल हो जाएगा? सोच के बताओ, क्या ऐसा बोल सकते हैं? थर्ड का पोटेंशियल फर्स्ट का पोटेंशियल
माइनस सेकेंड का पोटेंशियल हो जाएगा, ऐसा बोला जा सकता है। तो देखते हैं क्या ऐसा बोल पाते हैं। हमें एक बात तो पता है कि देखो पोटेंशियल को डायरेक्टली जोड़ पाए या ना जोड़ पाए, डेल्टा जी को जरूर जोड़ा जा सकता है। तो पहले हमें डेल्टा जी की तरफ जाना पड़ेगा। चलो डेल्टा जी की तरफ चलते हैं। डेल्टा जी वन कैसे होगा बताओ? डेल्टा जी वन हो जाएगा माइनस एन फैक्टर एफ इंटू ई वन, माइनस एन एफ ई होता है ना, तो माइनस एन फैक्टर कितना है पहले रिएक्शन का बताओ? पहले रिएक्शन का एन फैक्टर है 2 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, माइनस 2 इंटू एफ ई नॉट 1, ये डेल्टा जी वन हो गया। डेल्टा जी टू बताओ दूसरे रिएक्शन का एन फैक्टर कितना है? दूसरे रिएक्शन का एन फैक्टर है 1 क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो माइनस 1 एफ ई नॉट 2। तीसरे रिएक्शन का डेल्टा जी थ्री, तीसरे रिएक्शन का बताओ एन फैक्टर कितना है? तीसरे रिएक्शन का एन फैक्टर 1 है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, माइनस 1 एफ ई नॉट 3। ई नॉट 3 हमें निकालना है। देखो एक काम हम लोग करते हैं, इस इक्वेशन पे बिठाते हैं कि अगर तीसरा रिएक्शन पहला माइनस दूसरा रिएक्शन है तो हम बोल सकते हैं दिस इज इक्वल टू डेल्टा जी थ्री जो होगा ये डेल्टा जी वन माइनस डेल्टा जी टू होने वाला है। कोई दिक्कत? ऐसा बोल सकते हैं। अब डेल्टा जी वन के जगह पर तुम जो भी वैल्यू पुट करना है वैल्यू पुट करो, डेल्टा जी थ्री के जगह पे। तो डेल्टा जी थ्री की जगह पर वैल्यू पुट करोगे माइनस 1 एफ ई नॉट 3 इज इक्वल टू डेल्टा जी वन। डेल्टा जी वन देखो तो डेल्टा जी वन है माइनस 2 एफ ई नॉट 1 फिर माइनस और डेल्टा जी टू है माइनस 1 एफ ई नॉट 2। कोई दिक्कत? अब बताओ बच्चों, यहां से अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा या यहां पर देखो लिखते हैं, बाद में कैलकुलेशन लास्ट में कर लेंगे। एफ हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, एफ हर जगह से कैंसिल हो गया। क्या बचा देखते हैं। चलो तो बचा है, तुम बोल सकते हो माइनस भी तुम हर जगह से एक माइनस को कैंसिल कर दो, यहां से एक माइनस हटा दो, यहां से एक माइनस हटा दो, तो यहां से माइनस हटा दो। तो बचा क्या तुम्हारा बचा है ई नॉट 3 इज इक्वल टू, ये माइनस हट गया देखो, यहां से माइनस और ये वाला माइनस हट गया है, तो ई नॉट 3 ये 1 तो 1 ही रहेगा। ई नॉट 3 इज इक्वल टू 2 ई नॉट 1 और ये वाला माइनस लिखते हैं सेंटर में, माइनस ये वाला माइनस हट चुका है, कॉमन लेके कट चुका है, माइनस ई नॉट 2। यानी कि थर्ड रिएक्शन का जो पोटेंशियल है वो फर्स्ट रिएक्शन का पोटेंशियल माइनस सेकेंड रिएक्शन का पोटेंशियल नहीं हुआ है। रिएक्शन देखने से लग रहा है थर्ड रिएक्शन फर्स्ट रिएक्शन माइनस सेकेंड रिएक्शन है, लेकिन थर्ड रिएक्शन का पोटेंशियल फर्स्ट रिएक्शन का पोटेंशियल माइनस सेकेंड रिएक्शन का पोटेंशियल नहीं हुआ है। सेल वाले में ऐसा होता था, जब हम लोग सेल रिएक्शन के बारे में बात करते थे, एनोड प्लस कैथोड के रिएक्शन को जोड़ करके सेल का रिएक्शन आता था और एनोड प्लस कैथोड का पोटेंशियल को जोड़ करके सेल का पोटेंशियल आता था। ऑफ कोर्स एनोड पे रिडक्शन होता था, कैथोड पे रिडक्शन होता था तो कैथोड का आरपी जोड़ते थे, और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता था तो एनोड का ओपी जोड़ते थे। लेकिन फाइनली दोनों पोटेंशियल को जोड़ के सेल का पोटेंशियल मिलता था। यहां पर नहीं मिला है, यहां पर पहले रिएक्शन के पोटेंशियल को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा है, दूसरे रिएक्शन के पोटेंशियल को एज इट इज रखना पड़ा और तब मिला हमें तीसरे रिएक्शन का पोटेंशियल। तुम सोच के बता सकते हो कि सेल वाले में ये फॉर्मूला लग जाता था, डायरेक्ट पोटेंशियल को जोड़ देते थे,
यहां पर डायरेक्ट पोटेंशियल जुड़ा नहीं। क्यों ऐसा हुआ? तो इसके पीछे एक सिंपल रीजन है बच्चों। जब भी तुम एनोड का रिएक्शन और कैथोड का रिएक्शन लिख करके जोड़ करके सेल का रिएक्शन लाओगे तो क्या होगा? तुम्हें एनोड कैथोड को जोड़ करके अगर एक सेल बनाना है तो एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन निकल रहा होता है। कैथोड पर रिडक्शन हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन खर्च हो रहा होता है, और दोनों को जोड़ के सेल बनाना पड़ता है। तो एनोड पर जितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा होता है तुम्हें कैथोड पर उतना ही इलेक्ट्रॉन खर्च करना पड़ता है, और जब तुम जोड़ करके सेल बनाते हो तो इलेक्ट्रॉन दोनों साइड कैंसिल हो जाता है। यानी कि एनोड पे जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, यानी एनोड का एन फैक्टर, कैथोड का एन फैक्टर, कंप्लीट सेल रिएक्शन का एन फैक्टर, तीनों बराबर होता है। और यहां से देखो ये -1 जो है, ये 2, सॉरी ये माइनस तो पहले फॉर्मूला का पार्ट है, ये 1, ये 2 और ये 1, ये सब एन फैक्टर्स हैं। और यहां पर अगर एन फैक्टर, यहां पर एन फैक्टर, यहां पर एन फैक्टर, सभी एन फैक्टर अगर सेम हो जाए तो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। वो सेल के केस में, कंप्लीट सेल रिएक्शन के केस में ऐसा हो जाता है कि सभी एन फैक्टर्स सेम हो जाते हैं। 1, 2, 1 है यहां पर। सेल में ऐसा नहीं होता है। सेल में यहां पर अगर 2 होगा तो इधर भी 2 होगा, इधर भी 2 होगा। एक बार तुम सेल के लिए जब ये फॉर्मूला डिराइव किए थे तो तुम देख लेना, उस बार कॉपी को उल्टा करके पलट के देख लो, रिवाइज कर लो जल्दी से, 15 सेकंड वीडियो को रोक लो और देखो कि जब सेल के लिए डिराइव किया था तो सभी एन फैक्टर्स सेम थे और सब कैंसिल हो गए थे। जब सभी एन फैक्टर्स सेम थे तो कैंसिल हो गए थे, तो डायरेक्टली पोटेंशियल जुड़ गया था। ये वाले केस में सभी एन फैक्टर्स सेम नहीं हैं, इसीलिए पोटेंशियल डायरेक्टली नहीं जुड़ा है। थर्ड रिएक्शन का एन फैक्टर 1 था तो उसके आगे 1 लगा हुआ है। फर्स्ट रिएक्शन का एन फैक्टर 2 था तो उसके आगे 2 लगा हुआ है, और सेकेंड का एन फैक्टर 1 था तो उसके आगे 1 लगा हुआ है। वो कैंसिल नहीं हुआ है। अब मेरा कहना है कि अगर तुम्हें ऐसा कुछ क्वेश्चन आए, कुछ 2 रिएक्शन दिया रहे जिसका पोटेंशियल दिया हो और तीसरे रिएक्शन का पोटेंशियल पूछा जा रहा हो, तो क्या करोगे तुम? क्या तुम हमेशा डेल्टा जी वाला तरीका अपनाओगे, या फिर ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो? कैसे पता करोगे कौन सा फॉर्मूला लगाना है? डेल्टा जी के थ्रू जाना है तो हमेशा सही होगा, नो डाउट, क्योंकि डेल्टा जी से ही तो ये वाला फॉर्मूला आता है। तो डेल्टा जी को इंटरप्रेट करके तो हमेशा सही करोगे ही, पर डेल्टा जी को इंटरप्रेट करने में लगता है टाइम ज्यादा। तुम ये फॉर्मूला लगा दोगे तो तुम्हारा टाइम बच जाएगा। क्वेश्चन उठता है करोगे क्या तुम? तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, बहुत सिंपल। क्या? यहां पर जो चीज पूछा गया, देखो ये एक सेल का रिएक्शन नहीं है, कंप्लीट सेल का, ये एक रिडक्शन रिएक्शन है, उसका पोटेंशियल पूछा जा रहा है। जब भी तुम्हें कंप्लीट सेल का पोटेंशियल पूछा जाए तो एनोड और कैथोड का पोटेंशियल को डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, यानी एनोड का आरपी, कैथोड का ओपी, सॉरी एनोड का ओपी, कैथोड के आरपी को डायरेक्टली ऐड कर सकते हो जब भी तुम्हें सेल का पोटेंशियल पूछा जाए। सेल का मतलब वो एक रिडॉक्स रिएक्शन होगा, सिर्फ रिडक्शन, सिर्फ ऑक्सीडेशन नहीं, रिडॉक्स, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों होगा। लेकिन जब भी तुम्हें या तो रिडक्शन या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में पूछा जाए, जैसे ये देखो ये एक रिडक्शन रिएक्शन है, उसका पोटेंशियल पूछा जा रहा है, या फिर सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन का पोटेंशियल पूछा जाए, तो तुम्हें हमेशा डेल्टा जी के मदद से यहां तक पहुंचना पड़ेगा। समझ गए बच्चों? चलो, तो यहां पर चूंकि हमें पहले से, जैसे ही हमने क्वेश्चन देखा कॉपर +2 से कॉपर बना, अच्छा ये रिडक्शन रिएक्शन है, इस रिएक्शन का पोटेंशियल पूछा जा रहा है, यानी कि हमें डेल्टा जी के थ्रू अप्रोच करना पड़ेगा। डायरेक्टली हम लोग ये वाला दिमाग नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना, कि एनोड कैथोड का रिएक्शन जोड़ के सेल का रिएक्शन मिलता है तो दोनों का पोटेंशियल भी तो जोड़ देते हैं। यहां पर वैसा नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर सेल रिएक्शन नहीं पूछा जा रहा है। सेल रिएक्शन नहीं पूछा जा रहा है तो हर एक रिएक्शन का एन फैक्टर सेम नहीं होगा। चलो अब क्या करना है, यहां से बस वैल्यू पुट कर देना है, और वैल्यू पुट कर दोगे तो आंसर तुम्हें मिल जाएगा। चलो जल्दी से वैल्यू पुट करके आंसर बताओ हमें।
वैल्यू पुट करके आंसर बताओ जल्दी से। 2 इंटू E01 यानी कि 2 E01 कितना है? E01 तुम्हारा क्या है देखो, E01 है 0.337 और माइनस 0.153, तो यहां से आंसर आ गया बच्चों E03 इक्वल टू 0.521 वोल्ट। ये तुम लोगों का आंसर है बच्चों, एक बार चेक कर लो, मिला लो। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, कई बार, एक दो बार नहीं, कई बार एग्जाम में आ चुका है। इस बार भी ऑनलाइन 2020 ऑनलाइन मेंस का क्वेश्चन है, ऑनलाइन मेंस का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन 2020 में पहली बार नहीं, कई बार एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आ चुका है। कॉपर +2 से कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल पूछा जाता है। बस हर बार क्या करते हैं, डेटा हल्का हल्का चेंज कर देते हैं। इससे पहले जब यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था, जे एडवांस में पूछा गया एक बार, ये सेम क्वेश्चन, जब सेम क्वेश्चन एडवांस में पूछा गया था तो यहां पर 0.34 वोल्ट था। तो डेटा चेंज करके सेम क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई सारे एग्जाम्स में, एक बार जेईई मेंस में, एक बार एडवांस में, और भी कई सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो इस तरीके से जब भी किसी एक रिएक्शन का पोटेंशियल पूछा जाए और वो रिएक्शन अगर कंप्लीट सेल रिएक्शन नहीं है, या तो सिर्फ रिडक्शन है या सिर्फ ऑक्सीडेशन है, तो तुम्हें जो भी रिएक्शन का पोटेंशियल दिया हुआ है उस रिएक्शन के पोटेंशियल से तुम्हें डेल्टा जी निकालना पड़ेगा और फिर डेल्टा जी की मदद से फाइनल रिएक्शन का पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे। ठीक है बच्चों, चलो एक और क्वेश्चन तुमसे पूछते हैं आज के क्लास में, इसको मिटा देना है अगर तुम लोग नोट डाउन कर लिए हो तो। एक क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन पूछने से पहले एक बात तुम्हें बता दें बच्चों, देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे जो फंडामेंटल और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम्हें पोटेंशियल का जो सिंबल दिया हुआ रहेगा उससे रिएक्शन लिखना आना चाहिए, और लिखे हुए रिएक्शन से तुम्हें एनोड पर कौन सा रिएक्शन होगा, कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होगा, वो रिएक्शन को सेपरेट करने के लिए आना चाहिए। और फिर अगर एनोड कैथोड का रिएक्शन तुम्हें पता है तो एनोड कैथोड को रिप्रेजेंट करने आना चाहिए, एक बैटरी को रिप्रेजेंट करने आना चाहिए। और अगर मान लो क्वेश्चन में एक बैटरी रिप्रेजेंट किया हुआ है तो वहां से एनोड और कैथोड का रिएक्शन और फिर दोनों को जोड़ करके नेट सेल रिएक्शन लिखना और उसका एन फैक्टर निकालने आना चाहिए। अगर तुम रिएक्शंस लिखने में माहिर हो गए, लैंग्वेज को तुम, सिंबल को, जो रिप्रेजेंटेशन है पोटेंशियल का, जो रिप्रेजेंटेशन है बैटरी का, सेल का, उस रिप्रेजेंटेशन से अगर तुम रिएक्शन लिखने लगे, उसमें एक्सपर्ट हो गए, तो कोई दिक्कत ही नहीं बच्चों, फिर तो तुम बहुत ही आसानी से सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो लिखो Y KMNO4 acts as better oxidizing agent in acidic medium। बच्चों तुमने पढ़ा है रिडॉक्स रिएक्शन में कि एक जो रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो एसिडिक या फिर बेसिक मीडियम में वर्क करता है, उसको एक मीडियम चाहिए होता है। तो KMNO4 के बारे में बोला जा रहा है कि एसिडिक मीडियम में KMNO4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या बेटर, ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्यों? क्या तुम इसको साबित कर सकते हो अभी तक के नॉलेज के आधार पर? एक बार तुम कोशिश करो, 15 मिनट सोचो, 15 मिनट नहीं सॉरी 15 सेकेंड, एक बार सोचो और फिर हम लोग चर्चा करेंगे इस पर। वीडियो को पॉज कर लो। चलो देखो, हमने अभी जस्ट तुम्हें बताया कि कोई भी सिचुएशन दिया रहे, कोई भी क्वेश्चन दिया रहे, तुम्हें रिएक्शन से रूबरू होना है, तुम्हें रिएक्शन सीखना है, रिएक्शन के आधार पर तथ्यों को या फैक्ट्स को वेरीफाई करना है। तुम पहले रिएक्शन लिखो, अरे KMNO4
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा एक्ट करेगा। कैसे एक्ट करेगा, क्या रिएक्शन होगा? तो तुम्हें पता है MnO4 माइनस, क्यों MnO4 माइनस लिखे? हमें पता है कि जब हम लोग किसी मीडियम में रिएक्शन को बैलेंस करते थे, KMnO4 याद आ रहा है, KMnO4 एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। कोई दिक्कत? तो हम लोग क्या करते थे, रिएक्शन को बैलेंस करने से पहले K प्लस को अलग कर देते थे, याद आ रहा है, स्पेक्टेटर आयन को अलग करते थे, KMnO4 माइनस। नहीं भी कर पाए कोई बात नहीं, तुम्हारे मन में नहीं आया ये बात फिक्स, कोई बात नहीं, लिख लो KMnO4। KMnO4 जब एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा एक्ट करता है तो राइट साइड में बनता है Mn+2, Mn+2। शायद ये बात मैंने तुम्हें रिडॉक्स रिएक्शन में बताया था कि जब एसिडिक मीडियम में KMnO4 Mn के ऊपर +7 चार्ज होता है, याद आ रहा है, और +7 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो +7 से ये खुद को रिड्यूस करके Mn+2 बनाता है और दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है एसिडिक मीडियम में। कोई दिक्कत? तो ये मैंने KMnO4 का जो Mn है वो किस फॉर्म में, कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में आके रुकता है, ये हमने तुम्हें रिडॉक्स में बताया था। ये पहले का जानकारी यूज हो रहा था इस क्वेश्चन में, लेकिन ठीक है चलो, अब तुम्हें मान लो इतना हम बता दिए हैं, अब आगे तुम सोचो कैसे सॉल्व होगा, कैसे प्रूव करोगे कि एसिडिक मीडियम में ये एक बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा एक्ट करेगा। कर सकते हो प्रूफ? ठीक है, तो बैलेंस किया जाए पहले इस रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में। बैलेंस करने के लिए क्या करोगे? एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए जिधर ऑक्सीजन ज्यादा है उसके अपोजिट देखो क्या लगाते हैं, H2O ऐड करते हैं। तो इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर ऐड करोगे 4 H2O, कोई दिक्कत? और इधर ऐड कर दोगे 8H+, बैलेंस हो गया पूरा? नहीं, K बचा हुआ एक, देखो यहां पर K है, इधर K+ ऐड कर दो, सब बराबर हो जाएगा। देखो K+ ऐड कर दिए, कितना K? एक K+ इधर था, K था ना, तो K की जगह पर तुम K+ ही ऐड करना पड़ेगा, K ऐड नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये जो है ना ये K+ MnO4 माइनस के फॉर्म में, K+ MnO4 माइनस, तो इधर हमने K+ एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए। अब देखो एक मिनट के लिए हम देखते हैं कि नेट सब कुछ बैलेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। ये +7 को इसलिए हटा दिया क्योंकि ओवरऑल ये पूरा न्यूट्रल है बच्चों, ठीक है ना, वो तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 था। चलो देखा जाए क्या ये बैलेंस हुआ है, देखो एक बार जल्दी से। 8+ है इधर, इधर कितना प्लस है बताओ तो? 2 + 1 3 प्लस है, यानी कि बैलेंस नहीं हुआ है। प्लस चार्ज इधर ज्यादा है उधर कम है, तो क्या करोगे, जिधर ज्यादा प्लस चार्ज है उधर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा? +5 इलेक्ट्रॉन तुम्हें ऐड करना पड़ेगा, 5 इलेक्ट्रॉन माइनस, तो 8+ चार्ज और 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव हो गया, तो 3+ चार्ज बचा और इधर 3+ चार्ज, रिएक्शन हो गया है बैलेंस। अब बोल रहे हैं अब तुम सॉल्व करके बताओ, बैलेंस भी करके बता दिया हम, अब तुम बताओगे सॉल्व करके कि कैसे एसिडिक मीडियम में KMnO4 बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बता सकते हो? नहीं, चलो देखो फिर बता रहे हैं। देखो ये रिएक्शन जितना ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, KMnO4 को खुद को रिड्यूस करने का टेंडेंसी उतना ज्यादा है। अगर मान लो ये रिएक्शन बहुत तेजी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो KMnO4 तेजी से खुद को रिड्यूस कर रहा है या ज्यादा टेंडेंसी के साथ खुद को रिड्यूस कर रहा है? इसका मतलब ज्यादा टेंडेंसी के साथ दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। कोई दिक्कत? फिर से सुनो, ये रिएक्शन जितना ज्यादा टेंडेंसी रखेगा फॉरवर्ड जाने का, यानी कि KMnO4 का खुद को रिड्यूस करने का टेंडेंसी, देखो खुद को रिड्यूस किया है ना, ये +7 से Mn आ गया है +2 में। ये रिएक्शन जितना फॉरवर्ड जाएगा खुद को रिड्यूस करने का, फॉरवर्ड जितना ज्यादा जाएगा, टेंडेंसी ऑफ KMnO4 टू reduce
itself इंक्रीज करेगा, है कि नहीं? या ज्यादा कहलाएगा, जितना ज्यादा जाएगा उतना बोलेंगे कि ये खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी रखता है, और जो खुद को रिड्यूस करने की ज्यादा टेंडेंसी रखता है उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर, वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो इंक्रीज करेगा। कोई दिक्कत बच्चों? तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड कब जाएगा? कब जाएगा ये रिएक्शन फॉरवर्ड? ये रिएक्शन तब फॉरवर्ड जाएगा जब तुम रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दोगे। जितना ज्यादा रिएक्टेंट ऐड करोगे उतना फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, या फॉरवर्ड मूव करने की टेंडेंसी उतनी बढ़ जाएगी। और रिएक्टेंट में तुम्हारा H+ है कि नहीं है? H+ एज ए रिएक्टेंट इस रिएक्शन में है। ज्यादा रिएक्टेंट ऐड करोगे, एज H+ कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, फॉरवर्ड रिएक्शन का फॉरवर्ड जाने का टेंडेंसी इंक्रीजेस, टेंडेंसी ऑफ KMnO4 टू रिड्यूस इटसेल्फ इंक्रीजेस, ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेस। तुम बोलोगे क्या ये रिएक्शन रिवर्सिबल है कि रिएक्टेंट बढ़ाने से ज्यादा फॉरवर्ड जाएगा? तो देखो, इन जनरल दुनिया के 99% रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं। इन जनरल दुनिया के 99% रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं। जिस रिएक्शन के रिवर्स होने का टेंडेंसी बहुत ही कम होता है उसको हम बोल देते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे HCl क्या बनाता है? H++ Cl-। हमें पता है कि HCl का जो रिएक्शन है डिसोसिएशन, स्ट्रॉन्ग एसिड है, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? तो अगर ये इरिवर्सिबल यानी कि अगर बैकवर्ड डायरेक्शन जाने का टेंडेंसी बिल्कुल ही नहीं है, तो बताओ इसका जो K इक्विलिब्रियम या फिर जो Ka होगा, Ka होता है H+ इंटू Cl- बाय HCl। अगर रिएक्शन बैकवर्ड जा ही नहीं सकता तो HCl तो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे पूरा 100%, तो K हो जाएगा टेंडिंग टू इनफाइनाइट, क्योंकि ये एग्जैक्टली 0 हो जाएगा। लेकिन HCl का K इनफाइनाइट नहीं होता है, ये होता है 10⁹ के आसपास। क्या समझे इसका मतलब? इसका सिंपल मतलब है, ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, ये शायद 10⁹ या 6 होता है, ठीक है ना? लेकिन ठीक है, जो भी है 10⁵ से बड़ा है, यानी बहुत ज्यादा वैल्यू है। K का वैल्यू 1 लाख है, या 10 लाख हो सकता है, या मिलियन बिलियन हो सकता है, लेकिन K इनफाइनाइट तो नहीं है ना इसका। यानी कि कुछ ना कुछ HCl बचा हुआ, यानी रिएक्शन कुछ ना कुछ रिवर्स होता है। समझ गए? तो दुनिया के 99% रिएक्शन रिवर्सिबल हैं, इसीलिए ली चैटलियर प्रिंसिपल ज्यादातर जगह हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ली चैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई करोगे तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन जितना बढ़ेगा, रिएक्शन के फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। टेंडेंसी ऑफ KMnO4 टू रिड्यूस इटसेल्फ, KMnO4 खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी बढ़ा लेगा और वो एक बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग इसके आगे की कहानी अगले क्लास में पढ़ेंगे।